हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीराम साईएस। हमने जैसा कि देखा है अभी रिसेंटली अक्टूबर में बहुत भारी मात्रा में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है इंडिया से अपनी मनी पार्क की हुई आउटसाइड ऑफ द इंडिया लेके गए एंड द डेस्टिनेशन इज चाइना। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्या इसका इंपैक्ट होगा इंडियन मार्केट पे? क्या ये एक चाइना का स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे वो इंडिया के इकोनॉमी को डैमेज करना चाहता है? इज इट सो? हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो माई सेल्फ उत्कर्ष शुक्ला, योर करंट अफेयर्स फैकल्टी एट श्रीराम साईएस। चलिए देखते हैं इस इश्यू को अपने करंट अफेयर्स के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जाती है, इंडिया से बाहर जाती है, तो क्या इशू हो सकते हैं, और बेसिकली इसमें चाइना के एंगल को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट द पर्सपेक्टिव, इसमें कुछ लोगों का कहना है ये इंडिया के इकोनॉमी को डैमेज दे सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेशन हम ये देख लेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट स्ट्रेटजी को बोला जा रहा है बाय इंडिया, सेल इंडिया बाय चाइना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हमने ऑब्जर्व किया कि 18.7 बिलियन का जो इनफ्लो हुआ है चाइनीज मार्केट में, और इसमें एक बहुत स्ट्रेटेजिक अमाउंट ऑफ आई विल से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बाहर गया है इंडिया से। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना ने पोटेंशियल रेट कट्स किए हैं। इस पोटेंशियल रेट कट से क्या हुआ है? चाइना में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। चाइना में मनी मार्केट सप्लाई जो है, मनी मार्केट सप्लाई में मनी के इन्फ्यूजन ज्यादा हुआ है, तो वहां इकोनॉमिक चर्निंग हो रही है। तो पीपल आर बैटिंग ऑन द चाइना। ठीक है, और इससे ये माना जा रहा है कि 2025 की जो ग्रोथ रेट है चाइना की, हम इस बेसिस पे एक्सपेंड करेंगे। तो सबका वही हिसाब है कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, चाइना में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम हम जब देखें कि क्या इंडिया पे इसका फर्क आया, निफ्टी डाउन हुआ अराउंड 23%, दैट इज करेक्ट। बट जहां पे अगर मैं आपके रुपए और करोड़ में बात करूं, अराउंड 58,632 करोड़ अगर इंडिया से आउटफ्लो हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। इन सेम टाइम पीरियड हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो हमारी कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने 55,595 करोड़ पुट इन किया डोमेस्टिक इकोनॉमी में। तो अगर आप देखोगे जितना आउटफ्लो गया उतना इनफ्लो भी आया। बाय हूम? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। दैट्स व्हाई आपकी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूज पॉपुलेशन। ह्यूज पॉपुलेशन एक मार्केट की तरह एक्ट करता है, जैसे कि हमने अभी भी किया। तो इसीलिए इंडिया पे हम कह सकते हैं जो आउटफ्लो था वो इनफ्लो से ऑफसेट हो गया। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आई विल से इंडिया को ऑब्जर्व भी कराते हैं हम बार बार की ब्राइट स्पॉट है। तो दिस इज अवर कैपेसिटी, मैं ये बोलना चाहूंगा। एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस आई विल से इशू को थोड़ा सा हम देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन कंपनीज ने हमारे स्टॉक्स में पैसा लगाया है, वो कह रहे हैं कि जो इंडियन स्टॉक्स है, इंडियन इक्विटीज है, वो ओवर वैल्यूड है। मतलब अगर इनका मार्केट में, इनकी बुक्स में, बिल बुक्स में, चेक बुक्स में, इनकी ट्रेड बैलेंस शीट्स में अगर इनके इक्विटीज की वैल्यू 5 रुपीज है, तो मे बी लिस्टिंग के टाइम पे इन्होंने 7-8 रुपीज रख रखे हैं। दे वांट टू से कि इंडिया की इक्विटी मार्केट इन्फ्लेटेड है। बट क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 55,000 करोड़ रुपीस, वो भी उस टाइम पे जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में क्यों इन्फ्यूज करते? रिसेंटली हमने आईपीओ की सक्सेस देखी है, बजाज के आईपीओ की सक्सेस, आई विल से सब ने उसमें यही बोला कि इंडिया इज डूइंग गुड। और इन द लास्ट सम मंथ जैसे हम आईपीओ निकाल रहे हैं, इट ऑल्सो शोज कि कैसी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है इन रियलिटी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमें नहीं लगता कि इंडिया का कहीं भी ओवर वैल्यूएशन है। एट द सेम टाइम क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, रीजन उसका है वहां के फेडरल बैंक की पॉलिसीज। एट द सेम टाइम यूएसए भी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, यूएसए में इन्फ्लेशन कंट्रोल है। तो इन चीजों का फर्क भी है, तो जिसकी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये कितना सच है, कितना सच नहीं है? इन रियलिटी ये ग्लोबल आई विल से इकोनॉमिक सिनेरियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में डॉलर की मांग ज्यादा है
तो ऑब्वियसली डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तो हमें डॉलर खरीदने के लिए अपनी जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। रीजन, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो उसका रेट अप होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी कंट्री बुरा परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट आई विल से निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सेम कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, बट लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। बट हाँ, बीइंग अ यूपीएससी एस्पायरेंट, बीइंग आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको इस पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। क्या पर्सपेक्टिव ये है कि डॉलर का स्ट्रांग होना और सिर्फ रुपये का डेप्रिशिएट होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं, और ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। बट कोई इकोनॉमी ऐसा हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू डॉलर उसका एप्रिसिएशन हो रहा हो कंपैरेटिवली हमारी डोमेस्टिक करेंसी से, तो करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा हो। तो आई विल से ये पार्ट एंड पार्सल है, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। रीजन उसका मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, हमारा फॉरेक्स 700 बिलियन भी टच किया। हम इस टाइम एक बहुत ही आई विल से सिग्निफिकेंट ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व पे बैठे हुए हैं, विच हैज एंश्योर्ड कि इंडिया की इकोनॉमी राइट आई विल से राइट ट्रेजेक्टरी पे मूव फॉरवर्ड करती रहे। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू फोकस अपॉन। तो क्या हम बोलेंगे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहाना है? तो सर्टेनली ये उनका एक बहाना हो सकता है जिससे वो इंडिया की इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ऐसा हो नहीं पाएगा। अगेन हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उसमें दोबारा इस मार्केट में इन्वेस्ट किया जहां से आउटफ्लो हो रहा था, विच शोज स्टेबिलिटी इन द इंडियन इकोनॉमी इज पर्टिनेंट, कंटिन्यूअस, फेयर इनफ। चलिए लास्ट चीज देखते हैं कि ये जो मार्केट होता है इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर होता है। जियोपॉलिटिक्स, हाउ नेशंस बिहेव विद ईच अदर, फेयर इनफ। जब हम देखते हैं कि नेशंस ईच अदर के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे भी बिहेव करते हैं, रिसेंटली हमने देखा जर्मन चांसलर भी हमारे यहाँ आने वाले हैं इंडिया। वो क्यों आना चाहते हैं? वो क्यों अपनी एशिया फर्स्ट पॉलिसी से, इन एशिया चाइना फर्स्ट पॉलिसी से रिवर्सल ले रहे हैं और इंडिया का इंक्लूजन की बात कर रहे हैं? रीजन है हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब इन सब चीजों को ध्यान में अगर रखें तो हमारे स्टेप्स के बारे में हमें सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। अब क्या करने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। यूएसए में इलेक्शंस हैं एंड वी नो दैट ट्रम्प जी हैं जो हमारे, यस ट्रम्प जी आई विल से, क्योंकि हो सकता है वो आपके नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट भी हों। अब ट्रम्प की वजह से वहां पे एज वी नो दैट वो अमेरिका फर्स्ट के अपने प्रिंसिपल पे कायम रहते हैं, तो ट्रेड वार वंस अगेन एक्सक्लेट हो चाइना और यूएसए के बीच में। और जब भी ट्रेड वार चाइना और यूएसए में एस्केलेट होगा तो सर्टेनली ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ेगा। तो वी हैव टू कीप इन माइंड, जब तक हमें डायरेक्ट पॉलिसी डिसीजंस नहीं दिखते तो वी हैव टू अश्योर कि हम स्टेबिलिटी की ओर बने रहें, और हम कोशिश भी वही कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने शार्प डिक्लाइन इंडियन मार्केट में रोक ली। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये रहा कि वी हैव शोन दैट आवर डोमेस्टिक बायर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल आई विल से परसेप्शनल सिनेरियो। एक परसेप्शन बनाने की भी कोशिश हो सकती थी कि इंडिया से कैश का आउटफ्लो है, बट हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने देखा कि नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप इसे इक्वेट करें, हिंडनबर्ग की दोबारा एक स्टेटमेंट आई अडानी के ऊपर, क्या हमारे इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट पे पिछली बार की तरह रिएक्ट किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो ये दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट इज देयर, बट इंडिया को अगर हम देखेंगे, हम ग्लोबल मार्केट से इंपैक्ट होते हैं बट परसेप्शन बेस्ड पे नहीं होते। अगर कोई बहुत ही आई विल से ग्राउंड पे काम हुआ है जिससे सारे ग्लोबल कम्युनिटी इंपैक्ट हो रही है तो ही इंडिया इंपैक्ट हो रहा है, बट इमोशंस के बेस पे हमारी इकोनॉमी नहीं इंपैक्ट कर रही। दिस इज द रीजन हमने आई विल से व्हेन वी से कि वर्ल्ड इज इन द डार्क एंड इंडिया इज एक्टिंग एज अ ग्लोबल ब्राइट स्पॉट व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कम्युनिटी। लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अब चैलेंजेस तो आने वाले हैं, ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, हो सकता है ये बढ़े। हमारे एफटीएस साइन नहीं हुए, हमारे एफटीएस में अभी समय लग रहा है, ठीक है, हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, हमने यूएई से कर ली है। एट द सेम टाइम हर कंट्री में आई विल से इंपॉर्टेंट कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, बीट यूएस से बीट चाइना,
बी इट सम यूरोपियन नेशन, सारे यूरोपियन नेशंस नहीं बट सम सिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट यूरोपियन नेशंस है उनकी भी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, तो सब अपनी अपनी मार्केट में स्टिमुलस प्रोवाइड करने की ओर जा सकते हैं। इन सिचुएशंस में हो सकता है कि जो एफडीआई या एफआईआई इंडिया में आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया को भी क्या पता कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टाइप की चीजें और बढ़ानी पड़े। इस पूरे अगर हम कंटेक्स्ट को समझें कि इंडिया का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेशन है इकोनॉमी का, तो यस जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस आवर इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम से लुकिंग बैक एट आवर प्रेसिडेंट्स, कैसा इंडियन इकोनॉमी ने बिहेव किया है, आई कैन सर्टेनली 110% से कि ऑप्टिमिज्म इज देयर कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको नेविगेट करेंगे चैलेंजेस को, और बीइंग द ब्राइट स्पॉट इन द इंडियन इकोनॉमी वी विल कंटिन्यू टू बी द ब्राइट स्पॉट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, world economy or global economy. So on this note that yes, according to the set precedents and the I will say current context, India is going to be on the bright spot in the near future as well, and the way हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज ला रहे हैं, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द कंप्यूटर मिशन, क्वांटम कंप्यूटर मिशन, सुपर कंप्यूटर मिशन, and the way we are moving into the global framework for AI, हम हर जगह अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो yes, considering all this, optimism is there कि geopolitics will, and I will say, influence India's market only positively, and they have no other options because we are doing good and we will do good. That's all from my side. See you in the next session on with some other topic. Hope you liked it. Thank you very much.